This call is now being recorded. देखो इसमें से तीन तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं मतलब कर चुके हैं। एक तो ये वाली दो और एक ये वाली, ठीक है। उसके अलावा आपको सारी याद करनी थी। फैक्टराइजेशन का टॉपिक है बेटा मेनली आज। अब देखो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, जो हम लोग लास्ट क्लास में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे ना, तो ये निकालने के लिए हम कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन हर क्वेश्चन में कर ही रहे थे, ठीक है। बस आज वो अलग से नाम है टॉपिक का, बट आप ये चीज कर चुके हो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 का अगर मान लो जीरो निकालने को आपको कोई बोलता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी जीरो निकाली थी। कैसे निकाली थी हमने इसकी जीरो? कौन से मेथड से निकाली थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो हमने कैसे निकाली थी? हाँ तो शायद तुम बोल दिया करो, बच्चे थोड़े हो, हैंड मत करा करो। हाँ मिडल, हाँ ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग और अगर मान लो आपको नंबर जैसे ध्यान नहीं आ रहे तो मैंने बोला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना। और इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, कौन सा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये लास्ट चॉइस है, उससे ऊपर वाले दोनों में बन जाएगी आपकी बात। ऊपर बस वैसे मेथड है तो लिख लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग जब करते हैं, सपोज मैंने कर दिया, दो नंबर्स कौन से आएंगे यहाँ पर? -2 and -3। प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें 6 और सम चाहिए -5, तो नंबर्स कौन से हो गए? -3 और -2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, इसमें से कॉमन लेते थे, x कॉमन लिया तो x -3 अंदर बच गया। यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया तो x -3 अंदर बच गया। फिर ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ रहे हैं तो हम इसको भी कॉमन ले लेते थे, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पहुंच जाते थे, राइट, ठीक है। ये जो मैंने काम किया है ना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे जो मैंने जंप मारी है, यही क्या है बेसिकली? ये क्या है? उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने। कैसे कर दिया फैक्टराइजेशन? ये मेथड यूज करके। इस मेथड को बोलते क्या? वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? तुम लोगों को फैक्टर्स का मतलब बहुत अच्छे से पता है। अगर मान लो कोई नंबर दे रखा है, मान लो 12 दे रखा है, तो अगर तुमसे मैं पूछ लूं 2 इसका एक फैक्टर है क्या, इसका मतलब क्या है? 2 इसको क्या करेगा? अगर बोल दिया फैक्टर है तो 2 इसको क्या कर रहा होगा? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। इसी तरीके से 6 इसको क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो जो भी 12 को कंप्लीटली नंबर डिवाइड करेगा वही उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। तो यहाँ पर भी जब हम डिवीजन पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा ये जो तुम्हारे दो बने हैं, पहले तो ये बताओ ये क्या बने हैं? क्या ये भी पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल है तो इनकी डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल तो है। x -3 एक पॉलिनोमियल है, x -2 भी एक पॉलिनोमियल है। ये कैसा? लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? और ये भी कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ये जो नए दो पॉलिनोमियल्स मिले हैं ना, ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल को क्या कर रहे होंगे, या गिवन पॉलिनोमियल को क्या करते मिलेंगे? पूरा पूरा डिवाइड करते मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इस गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टर्स में तोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो तुम फैक्टर्स बना रहे हो या जो तुम्हारे अल्टीमेटली आंसर आ गया, यहाँ पर जो इन फैक्टर्स की डिग्री है वो पक्के से आपकी गिवन पॉलिनोमियल से क्या मिलेगी? छोटी मिलेगी। जैसे तुम्हें पता है ये लीनियर पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री क्या होगी? 1। और यहाँ डिग्री क्या थी? 2। तो तुम्हें पता है 1 छोटा होता है 2 से। दैट मीन्स जो भी फैक्टर्स बनते हैं उसकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से क्या होती है? छोटी। क्लियर है ये चीज? यही आपका फैक्टराइजेशन है। डेफिनेशन देख लो, एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। एक गिवन पॉलिनोमियल था, उसको एक्सप्रेस कर दिया किसमें? प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। और किस तरीके से एक्सप्रेस किया है? ये जो आपके नए पॉलिनोमियल्स बने हैं इनकी डिग्री क्या होगी? हमेशा गिवन पॉलिनोमियल से छोटी होगी, या इनको आप फैक्टर्स भी बोल सकते हो। डिग्री ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये काम हम काफी बार कर चुके हैं क्या? मतलब फैक्टराइजेशन हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। आज थोड़ी सी बेसिक मेथड्स हैं कि आपको यूं हिंट मिल जाए कैसे कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मिडिल टर्म के अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, मान लो वो तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना दे, क्यूबिक दे दे, ठीक है, डिग्री 4 में दे दे, कुछ ऐसा दे दे जिसमें तुम्हें कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन के लिए, तो वो बेसिकली आज के लेक्चर का क्या है? एजेंडा है आपको, ठीक है। क्लियर है? चले आगे अब मेथड डिस्कस करें। यस मैम। देखो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड तो हमने यहीं पे कर लिया है, जब हमने x² - 5x + 6 को क्या किया? फैक्टराइज। हमने क्या किया है यहाँ पर?
मिडल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा मैंने क्या कॉमन लिया है क्या यहाँ पर? यहाँ से मैंने x कॉमन लिया था, यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया था, उसके बाद इस स्टेप में भी मैंने x-3 और x-3 को कॉमन लिया है क्या? ठीक है, पहला मेथड आपका यही है कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो और आपको कुछ कॉमन आता दिख रहा हो तो आप क्या ले लो, उसमें से कॉमन ले लो। इसी तरीके से क्या है, जब आप कॉमन लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रुपिंग का भी यूज हो जाता है। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं कह रही हूँ एक मेथड तो क्या है, टेकिंग आउट कॉमन। तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, तुम कॉमन ले लो, यहाँ से तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है, x² कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x+2। इधर से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x+2। अल्टीमेटली ये भी आपके क्या आ रहे हैं, अब कॉमन आ रहे हैं, x+2 इंटू x² + 5। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको। अब ये तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, मैंने खुद से कोई इसमें मेहनत नहीं की, मुझे कॉमन दिख रहा था, दो दो टर्म्स मैंने ले लिया। अगर मान लो मैं ये वाली टर्म पकड़ू और ये वाली पकड़ लूं और एक ये पकड़ लूं और ये पकड़ लूं, मतलब इनकी क्या कर दूं, ग्रुपिंग कर दूं, अलग अलग कर दूं इन टर्म्स को। x³ के साथ में 5x ले लूं और 2x² के साथ क्या ले लूं, 10 ले लूं। यहाँ पर मैं x कॉमन आ रहा है, ले सकती हूँ, तो अंदर बचेगा x² + 5। इधर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x² + 5। x² + 5 दोनों में दिख रहा है तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, x+2। क्या आंसर सेम आया है, सेम आया है? तो जो सेकंड केस मैंने लिया था, इसमें मैंने क्या किया है, अपना दिमाग लगा के थोड़ी ग्रुपिंग कर दी। वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, इसमें तो डायरेक्टली भी आप कॉमन लेके पहली दो टर्म से और लास्ट की दो टर्म से कॉमन ले रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको ऐसे फर्स्ट 2 टर्म्स उठा के लास्ट 2 टर्म्स उठा के आंसर नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी दो दो टर्म्स उठाऊं जहां से कॉमन लेने पर मेरा क्या हो जाए, पॉलिनोमियल फैक्टराइज मैं कर पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला मेथड कौन सा आपका, टेकिंग आउट कॉमन। कॉमन दिख रहा हो कॉमन ले लो, और इसी के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉमन लेने से पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टली आप कॉमन लेते हो तो आपका काम नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है पहला मेथड? कॉमन Yes, लेना तो ma'am. बहुत टाइम से कर रहे हैं हम लोग। जैसे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x+y। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -2z, अंदर बचेगा x+y। That's right. अब x+y दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x-2z। ठीक है, अब यहाँ पर भी कोई ग्रुपिंग कर सकते थे क्या तुम? We can take x as common. किसमें से बेटा, एक तो मान लो अगर मैं ये ले रही हूँ और एक ये ले रही हूँ, नहीं नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया ना, यहाँ x और y अलग अलग हो गए। तुम कोई भी दो टर्म उठाओगे दिक्कत आएगी, उठा के देख लो बेशक कॉमन ले पा रहे हो क्या, फिर तुम्हारा अल्टीमेटली ऐसा भी होना चाहिए कि कॉमन लेने के बाद ऐसे दो ब्रैकेट्स तुम्हारे बड़े कॉमन आने चाहिए, तभी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। आ रहे हैं यहाँ पर, घर बैठ के इसको ट्राई करके देखना, मुश्किल है, नहीं आएगा। ठीक है, इसमें बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a², A²B, अंदर बचेगा a-1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5b, अंदर बचेगा a-1। Minus नेक्स्ट 1. स्टेप में a-1 पूरा कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा a²b + 5, a²b + 5b। अब मन करे तो ये b भी तुम्हें कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन निकाल के लिख देना, मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसको, b इंटू a-1 इंटू में a² + 5। ठीक है, ये बताओ, इसका बताओ एक बार आंसर। हाँ मोहम्मद बेटा बोलो। We can take 4 as common, then 2 minus a, and then in the other bracket we can take a, a cube itself. Then a cube will be outside the bracket and 2a plus a. Okay, ऐसे minus. बनेगा ना, Okay, yeah. तो yes, ये ma'am. तो अभी भी नहीं बना, ब्रैकेट में प्रॉब्लम है, अभी कुछ करना पड़ेगा इसमें। मतलब उधर तो 2 माइनस है, उधर -2 + a है, अलग अलग चीज है ना, तो ये कॉमन लेने के लिए मुझे ये ब्रैकेट सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से माइनस और कॉमन ले लेती हूँ, अगर मैं माइनस और निकालूंगी बाहर तो अंदर क्या बनेगा, 2 - a, बन गया सेम ब्रैकेट। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बच गया, 4 - a³। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ये वाला बताओ एक बार, इसमें क्या करोगे? We can take x² as common. नहीं नहीं मोहम्मद, ये वाला बताओ, ये फोर्थ वाला। Okay, sorry. अब देखो यहाँ पे कर सकते हैं क्या कुछ,
ऐसे तो दिख रहा है मुझे, ऐसे तो ए वाला जो है, ए इसमें से कॉमन आ रहा है पहली दो टर्म्स में से, पर कोई फायदा नहीं है। अगर मैं लास्ट की दो टर्म्स में से क्या कर लूं, बी कॉमन ले लूं तो भी कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है यहाँ पे कुछ करने का, राइट। तो क्या करें तुम, और कुछ दिख रहा है? जब कुछ भी नहीं समझ आता ना, तो एटलीस्ट ब्रैकेट खोलना तो समझ आता है। मान लो मुझे कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा, बस इतना तो जरूर आएगा दिमाग में, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या पता कुछ बन जाए। तो ये क्या बनेगा, ए बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2a²b -2b²। अब बन जाएगी बात। बन कैसे गई, यहां से तो a कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया a² + b। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है -2b। ओके ओके a² + b बन जाएगा अंदर, राइट। अब देखो a² + b दोनों जगह आ गए, इसको कॉमन ले लो, अंदर क्या बन गया a-2। क्लियर है? ठीक है। यस मैम। यहाँ पे क्या करोगे, आइडेंटिटी खोलोगे क्या? Yes, ma'am, we can use the algebraic, like open up the brackets. मैंने तुम्हें गलत हिंट दी है। a - b का होल स्क्वायर ओपन करो, एक बार कर लो, 4x² + 3 × 9 -12x, ठीक है, -8x + 12। अब क्या करोगे, ये बन गया 4x², ये हो गया आपका -20x, और ये कितना हो गया 21। Yes, ma'am. अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, मतलब बहुत एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। इसकी जगह अगर हम मान लो ऐसे कर लेते, भाई मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में 2x - 3 दिख रहा है, राइट। 2x - 3 दिखा मुझे, और फिर मुझे दिखा यहाँ 8 है, इधर 12 है, इधर से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर भी मेरा 2 और 3 आ सकता है, मेरा इस दिमाग में आया। तो 2x - 3 का स्क्वायर तो ठीक है, इधर से अगर मैं -4 कॉमन ले लूं तो अंदर 2x - 3 बन जाएगा क्या? अब क्या 2x - 3 पूरे में से कॉमन आ रहा है? आ रहा है। अंदर बचेगा क्या, बताओ अंदर क्या बचेगा? 2x -3 -4। हाँ, 2x - 3 का एक डब्बा मैंने बाहर निकाल लिया, इधर पावर 2 थी, मतलब इधर दो डब्बे थे 2x - 3 के, एक तो बाहर निकाल लिया, बच गया एक 2x - 3। अब इसको क्या कर दो तुम, इसको सॉल्व करके लिख लो माइनस, यही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्लियर है? ये तुम्हारा बहुत ज्यादा छोटा हो गया, जो तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो मेथड था ना, उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया ये, बहुत टाइम बच गया इसमें, ठीक है। ये दोनों तुम कर लोगे तो इजी है, इनमें पहली दो और लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन आ रहे हैं। तो मेथड समझ आया क्या करना है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ये था पहला मेथड आपका। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, किस पे बेस्ड है वो, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स, मतलब बेसिकली आपको ये वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लगती दिखाई दे रही होगी, a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है a - b इंटू में a + b, ठीक है। जैसे सपोज ये वाला है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि a² - b² में क्रिएट कर सकती हूँ, कैसे, 9x² को मैं क्या 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, 16y² को क्या मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। बन गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, क्या होता है a + b इंटू में a - b, हो गया फैक्टराइज। सेम यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ क्या हो जाएगा, 25/4 होता है 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/2 x का होल स्क्वायर, -1/9 को क्या बोल सकते हो, 1/3 y का होल स्क्वायर। अब ये फिर से बन गया a² - b², तो a + b इंटू a - b ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बताओ क्या करोगे, हाँ मोहम्मद बेटे बोलो। We could take like open up the I mean like multiply both of them. Like let's say we use the formula a + b whole square. नहीं, That won't work. नहीं होल स्क्वायर तो बनी, a + b का होल स्क्वायर तो यहाँ बन ही नहीं रहा है। हाँ, a² - b² तुम बना सकते हो, बट देखो वो बना सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √5 का होल स्क्वायर -20 का √x का होल स्क्वायर। तो ये a² - b² का फॉर्मेट बन गया, तो a + b इंटू a - b लगा सकते हो, ठीक है। उससे इजी पड़ेगा एक चीज, अगर मान लो इसमें तुम कॉमन ही ले लो, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 1 - 4x²
अब यहाँ लगा लो वो आइडेंटिटी, इसको क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर को लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। ये कितना बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x, और यही आपका क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही लगाना है तो वही तुम फॉर्मेट बनाओ। कुछ पहले हमने मेथड पढ़ लिया है कि कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, अंदर आइडेंटिटी आपकी अपने आप बन जाएगी। अब जैसे यहाँ है, यहाँ तो तुम्हें डायरेक्ट ही दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैं लगा सकती हूँ पहली दो टर्म्स में। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2x माइनस 3y। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन करो, 2x प्लस 3y इंटू में 2x माइनस 3y। ठीक है, यहां से कॉमन आ रहा है माइनस, तो 2 मतलब माइनस 1, 2x प्लस 3y बनेगा। अब पूरा कॉमन आ रहा है कि 2x प्लस 3y, अंदर क्या बच गया आपका 2x माइनस 3y, और यहां से जब तुमने ये कॉमन ले लिया ब्रैकेट या डब्बा, तो यहाँ क्या बच गया आपका माइनस 1। ये आपका क्या हो गया इसका फैक्टराइज्ड फॉर्मेट। क्या ये चीज क्लियर है सबको कि Yes, ma'am. आइडेंटिटी दिख जाए? तुम ना ऐसे दिमाग में मत रखना कि आइडेंटिटी ही लगानी है, तुम बस ये दिमाग में रखो कि हाँ ये तरीके हैं, कहीं मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं इनिशिएट कर सकता हूँ कॉमन लेके, कहीं मुझे कॉमन डायरेक्टली नहीं दिख रहा ग्रुपिंग कर सकता हूँ, ग्रुपिंग भी नहीं दिख रही तो मुझे आइडेंटिटीज लगती दिखाई दे सकती है। जैसे मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई, अभी आगे और भी पढ़ेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है बस। अब क्वेश्चन कैसा आता है उस पर फिर तुम्हें क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। चलो इसका आंसर मेरे को पोल पे देना, करो इसको ट्राई एक बार। पहले मुझे ये बताओ, मेरे को सिर्फ आधी बात का आंसर देना, पूरी बात का आंसर मत देना। ये पूरा फैक्टराइज फॉर्मेट में है क्या? फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में कैसे होगा? पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब कुछ पॉलिनोमियल्स मिलेंगे मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में लिखे होंगे, तो यहाँ ऐसा कुछ है, इधर तो बीच में प्लस लगा हुआ है। तो अगर Plus. तुम्हें फैक्टर्स का पता करना है तो तुम्हें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, ताकि फिर देख के आइडिया लगा लो हाँ ये इसके फैक्टर्स हैं और उसमें से जो ऑप्शन दे रखा है उसको टिक कर दो। तो पहले इसको कन्वर्ट करो उस फॉर्मेट में, इसको फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज कैसे करोगे वो तुम्हें देखना है। आंसर किसने दिया है ये कभी? मैम मैं ठीक है तुषार, करो बेटा ट्राई एक बार। फैक्टराइज ही करना है, और मैंने तुम्हें 3 ही मेथड पढ़ाए हैं, उसमें से एक लगेगा इसमें। कर दूं क्या एंड पोल? अच्छा चलो एक हिंट और दे देती हूँ, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लग रहा होगा, देख लो अब, और फिर कॉमन आ जाएगा तुम्हारा। करो अब, जो एक बच्चा रह रहा है वो ट्राई करके देख, कर पा रहे हो क्या? कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की,
ये क्या लिख सकते हो, 3y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ आइडेंटिटी खोल दो, ये हो गया 1 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है 3y प्लस 1 इंटू में 3y माइनस 1। अब देखो 3y प्लस 1 इधर भी है, 3y प्लस 1 इधर भी है, पूरा बाहर आ जाएगा। तो 3y प्लस 1 पूरा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, इधर 2 बार था, ये 2 बार मल्टीप्लीकेशन में था 3y प्लस 1, तो एक 3y प्लस 1 बच जाएगा। इधर से ये डब्बा तुमने बाहर ही निकाल लिया, ये वाला डब्बा बच गया बस 3y माइनस 1। तो ये बन गया 3y प्लस 1 इंटू में, देखो ये 1 से 1 तो कट गया, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ है, तो 3y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 6y। ये प्रॉपर्ली फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर्स हैं। अब इनमें से देख लो ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको, सी ऑप्शन दे रखा है, मतलब ये वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। अब तुम मेरे को ये बात बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इतना तो कंफर्म है ये पॉलिनोमियल है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये, मतलब ये पूरा। हाँ मोहम्मद बेटा बोलो। 2 degrees 2 डिग्री मतलब उसमें बताओ ना नाम क्या होता है उसका, क्वाड्रेटिक। quadratic. Yeah. कैसे खोलोगे इसको, ओपन कर लो इसको, 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 1, ये तो कट गया आपका, ये कितना बन गया 18y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा तुम यहाँ से भी चेक कर सकते थे क्या, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ से देखो और भी इजी पड़ रहा है, 6y कॉमन ले लो इसमें से, तो 3y प्लस 1 आ गया, ठीक है, मतलब इसको ओपन करना था और उसके बाद कॉमन लेना था, बस ऐसे भी कर सकते हो तुम, यहाँ से भी तुम्हें पता चल रहा है इसका 3y प्लस 1 एक फैक्टर है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट Yes. देखो, ये वाला पार्ट हम कल कर चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। इन्होंने इसको क्या बोला हुआ है ना, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, तो मेरे को बता सकते हो इन्होंने ये क्यों बोला हुआ है इसको, हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे थे, इन्होंने नाम दे रखा है। हाँ बेटा बोलो। It's because there's only 3 terms in it. हाँ 3 टर्म्स है, इस वजह से इन्होंने क्या लिख दिया, ट्राइनोमियल लिख दिया। और क्वाड्रेटिक क्यों लिखा है, क्योंकि डिग्री क्या है आपकी 2 है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो या क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मान लो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना हो, तो हम लोग कर चुके हैं ये चीज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग मतलब कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई यहाँ हमारे जीरोस क्या है, और उसकी हेल्प से फिर हम लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्टली हो रहा है, प्रोडक्ट चाहिए 30 और सम चाहिए 11, तो क्या 5 और 6 ऐसे 2 नंबर्स हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5। अब x प्लस 5 पूरा कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रॉपर्ली फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ की जीरोस क्या हो जाएंगी, अगर कोई जीरो पूछ ले इस पॉलिनोमियल की, ये तो मैंने चलो इसको फैक्टराइज कर लिया। हाँ बेटा बोलो। The zeros will be -5 and -6. -5 एंड -6, जीरो निकालने के लिए क्या करते थे, इसको जीरो के इक्वल रखते थे, ये जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल, 2 डब्बों का प्रोडक्ट जीरो आ गया, फिर हम क्या करते थे, या तो ये वाला डब्बा जीरो रहा होगा या फिर ये वाला डब्बा जीरो रहा होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -6 आ गई, ठीक है। फिर आपको जीरोस निकालने के लिए अगर मान लो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकालना था, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जिसके अंदर x जीरो किसके इक्वल होता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे बताओगे bac की वैल्यू क्या क्या है। हाँ मुकेश बोलो। b is 5, b is किसे बोल रहे हो, इसमें बताओ बेटा, इसमें 11, ठीक है, and a A is 1 ठीक है, c -30 plus 30. हाँ 30, ठीक है। बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना होता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये तीनों इसमें पुट कर देते हैं, हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकलती है। तुम मुझे बता सकते हो x की 2 वैल्यू क्या निकलेंगी, हम निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में, यही तो निकलेंगी, तरीका ही तो डिफरेंट है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करे निकाल, तो इस क्वेश्चन के जीरोस रहे हैं, तो इसकी जीरोस भी क्या निकलेंगी, -5 और -6। अब मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ
कि यहाँ पर जीरोस निकल गई, तो तुम देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, जीरो निकली कैसे हैं, फैक्टर्स कैसे बनाओगे? अगर ये जीरो है तो फैक्टर्स क्या बन रहे थे, x+5 और x+6, ये दो फैक्टर्स बन रहे थे। ये बने कैसे हैं, x के अंदर से तुमने बेसिकली क्या कर रखा है, इसको और इसको माइनस कर रखा है। जैसे ही तुम x में से माइनस करोगे क्या, -5, तो बनेगा x+5, ठीक है। इसी तरीके से x+6 कैसे बनेगा, तुम्हारी जीरो निकली है -6, तो फैक्टर कैसे बनेगा, x के अंदर से क्या कर दो, ये माइनस कर दो, तो x+6 क्या बन गया, एक फैक्टर। तो जब तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके क्या निकालोगे, अपनी जीरो निकालोगे ना, तो अगर तुम्हें फैक्टर्स पता करने हैं तो तुम क्या करोगे, x में से माइनस कर दोगे, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, x+5 और x+6। क्या क्लियर है ये चीज, ठीक है। Yes, ma'am. इसमें बताओ एक बार, मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही कर लेना, मुझे बस नंबर्स बता दो क्या बन रहा है, बिना कॉपी पेन, बिना कॉपी पेन हो जाएगा ये, दिमाग लगाओ बस एक बार। प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, 5√5 इंटू 3√5 कितना होता है, Ma'am, could you repeat? मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट कितना, मतलब इसमें प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, दो नंबर ऐसे लेने जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, नहीं 60 नहीं, नहीं 60 नहीं, 5√5 इंटू में 3√5, 15 5 से 75 होता है। देखो √5 इंटू √5 तो 5 होएगा, और 5 3 15, ठीक है। तो एक बार लिख लो 15 5 75। अच्छा सम कितना चाहिए, 20। अब तुम्हें यहां से स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 75 आए, सम 20 आए, तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पर ही है, 15 और 5, ठीक है। तो 15 और 5 ऐसे दो नंबर्स हैं, तो 5√5x² मैंने 20x को ब्रेक करके लिख दिया, 15x + 5x + 3√5। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, यहां से तो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है क्या, 5x निकाल लो, अंदर बच गया √5x + 3, ठीक है। यहां नहीं समझ पाते कॉमन क्या लेना है, एक बार तुम बताओ, तुम्हें स्ट्राइक कर रहा है कॉमन क्या लेना है, कुछ तो लेना है कॉमन, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा कॉमन इस तरीके से लेते हो कि ये वाला ब्रैकेट और एक इधर नया ब्रैकेट बनेगा, वो क्या हो, सेम हो। यहाँ से हिंट क्या मिल रही है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आएगा उसमें जो 3 आएगा ना, वो अकेला आना चाहिए। क्या इतनी हिंट मिल रही है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, येलो और ब्लू वाले। हाँ तुषार बोलो। No, ma'am, by mistake. देखो मैं तुम्हें ये थोड़ा सा बता रही हूँ कि इन केस तुम्हें डायरेक्टली नहीं चमके ना कि कॉमन क्या लेना है, तो कैसे तुम अप्रोच कर सकते हो। अब तुम्हें पता है, इतनी चीज तो सबको पता है ना, जो ये ब्रैकेट है यहाँ पर वैसा सा ही ब्रैकेट यहाँ बनेगा, ताकि मैं अल्टीमेटली कॉमन ले सकूं उस ब्रैकेट को। ये चीज हम करते आ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो तुम्हें इतना पता चल गया, यहाँ जो 3 है वो 3 अकेला पड़ा है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट बनाओगे वो इसकी हेल्प से बनाओगे, तो इस 3 के साथ एक √5 एक्स्ट्रा पड़ा है ना, मतलब ये √5 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तभी तो मेरा 3 अकेला आएगा। तो मेरे को क्या समझ आ गया यहाँ से कि मेरे को लेना तो पड़ेगा ये √5 कॉमन। अब √5 कॉमन के लिए क्या करोगे, इस 5 को क्या लिखोगे, √5 इंटू में √5, ठीक है, और एक है +3√5, √5 कॉमन लो, तुमने √5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बच गया, √5x, और प्लस क्या आ गया आपका, यहाँ से √5 बाहर निकल गया, तो 3। क्या बन गए दोनों ब्रैकेट सेम, ठीक है। Ma'am, could you repeat this again? I didn't understand. देखो मैंने ये कहा है कि पहली दो टर्म्स में से तो कॉमन लेना तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी 5 कॉमन लेने हैं, ठीक है। मान लो कई बार ऐसा हो जाएगा तुम्हें ये नहीं समझ आए लास्ट की दो टर्म्स में से क्या कॉमन लूं, मान लो मुझे नहीं आ रहा यहाँ से क्या कॉमन लेना है समझ, पर तुम्हें इतना तो पता है ना, कुछ भी यहाँ से कॉमन लूं तो जो ब्रैकेट बनेगा वो इस जैसा ही बनना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। Yes, अब ये ma'am. सेम बनेगा, मुझे इतना हिंट है, तो सेम कैसे बनेगा, इस ब्रैकेट में मेरे को एक तो 3 दिख रहा है, एक √5x दिख रहा है, 3 दिख रहा है मुझे, और यहाँ मुझे 3√5 दिख रहा है, तो समवेयर मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस 3 को अकेला करना पड़ेगा, इस 3 को अकेला करना पड़ेगा, तो ये √5 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो मुझे क्या स्ट्राइक हो गया दिमाग में कि √5 को क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब √5 को बाहर निकालने के लिए यहाँ भी √5 चाहिए, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में क्या आया, इसको मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ, √5 अब कॉमन ले लूंगा तो वो का वो ब्रैकेट मिल जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. अब Yes. पूरा √5x + 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 5x + √5, ठीक है। यही आपका क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है।
ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे हेल्प हो जाती है। कई बार डायरेक्टली नहीं चमकता, फंस जाते हैं हम लोग कई बार, तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि अच्छा हाँ ये ब्रैकेट है, सेम होना चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन, कई बार हेल्प हो जाती है। चले आगे। Yes, ma'am. 3 मेथड्स बता दिए मैंने, कौन कौन से बता दिए तुम्हें? एक तो फैक्टर कॉमन लेने वाला, और Then इसी के middle. अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि इसके अंदर कई बार ग्रुपिंग भी करनी पड़ जाती है अगर हमें डायरेक्टली नहीं दिखता कि भी किससे कॉमन लेना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होती है, कहीं ना कहीं हमें वो अप्लाई करनी होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग like- पढ़ ली, ठीक है, क्वाड्रेटिक के केस में। और इसी में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया था, भाई इसकी हेल्प से भी हम लोग स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले तो आपको ये याद करनी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो दो की पेयरिंग कर दो, एक बार ab ले लो, एक बार bc और एक बार ac, और उसके आगे 2 2 2 लगा लो, ये होता है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन आएंगे ना, देखो एक्सपेंड करने पे तो नहीं ही आएगा, एक्सपेंड करना तो बहुत इजी है। अगर मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो क्या? आसान है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? हाँ मोहम्मद बेटा बोलो। 2x will be there. हाँ, ए की जगह 2x लिखा हुआ है, और 2x बी की जगह square. 3y लिखा हुआ है, और सी की जगह 5z लिखा हुआ है। तो मतलब जहां ये एबीसी दिख रहे हैं ना, उनकी जगह 2x 3y 5z डाल दो, ठीक है। बस इतना Yes, करना है yes. एक्सपेंड। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा इसमें से वो क्या बनेगा, वो तुम्हें इस तरीके से दे देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ ये वाला राइट वाला पार्ट तुम्हें दे देंगे, तो तुम्हें बोलेंगे इसको फैक्टराइज करो, तुम्हें यहाँ से जंप करना होगा यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। राइट वाला पार्ट दे देंगे, जंप करके लेफ्ट वाले में पहुंचना है। क्लियर है ये चीज? तो देखो ये कैसे करोगे, पहले एक बार तुम करके दिखाना है क्वेश्चन मुझे, ये तुम एक बार रीड कर लेना, ऐसे ही एक्सपेंड करके दिखाना है इधर डायरेक्ट इसको। इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही बनेगा, इतना मैंने बता दिया है। पर देखो इसमें थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है, अभी तक जो आइडेंटिटी हम पढ़ रहे थे ना, उसमें हर जगह प्लस 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 था, यहाँ पर 2 जगह माइनस आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लो हम इसको करते हैं, देखो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, मुझे हिंट चाहिए कि इसमें वो वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं क्या करूंगी, 4x स्क्वायर क्या है, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 9y स्क्वायर क्या है, 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। 16z स्क्वायर क्या है, 4z का होल स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो मेरे को दिख गया। अब दिमाग में ये आता है कि ये इसी तरीके की आइडेंटिटी बनी होगी, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 2x इंटू में 3y प्लस 2bc और प्लस 2ca, c कितना है 4z और इंटू 2x। क्या ऐसा करने से आपका ये नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा? एक प्रॉब्लम आ रही है ना, ये माइनस क्रिएट नहीं होगा। देखो यहां से तो आपका बन गया 12xy, यहां से क्या बन गया 24yz, और यहां से कितना बन गया 16xz। अब देखो डायरेक्टली अगर आइडेंटिटी लगाओगे दिक्कत आएगी, प्लस नहीं आना, प्लस नहीं आ रहा इन दो टर्म्स में। अब इन दो टर्म्स में माइनस लेके आना है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, भाई z इधर भी है, आई मीन ये वाला छोड़ो, इसमें आओ, 4z इधर भी है और 4z इधर भी है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो 4z है इसके आगे एक माइनस का साइन लगा होगा, ताकि यहाँ पर भी ये माइनस रहे, इधर भी माइनस रहे, और अल्टीमेटली आप मल्टीप्लाई करके लिखो तो इसके आगे भी माइनस आ जाए और इसके आगे भी क्या आ जाए, माइनस। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? उधर भी 4z दिख रहा है, उधर भी 4z दिख रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए भाई ये थर्ड टर्म में ही कहीं ना कहीं क्या लगा होगा, आपका माइनस लगा होगा, तभी आपका ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है, आगे माइनस आ रहा है। तो बेसिकली देखो स्क्वायर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ तो ये माइनस लगा दो, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, तो क्या हो गया, देखो बन गया क्या, वही 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। आया कैसे है ये? अब तुम इसको आइडेंटिटी की फॉर्मेट में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी
प्लस सी क्या है यहाँ पर, -4z, इसका स्क्वायर ही क्या है आपका ये। अब इस तरीके से लिख लो 2x + 3y -4z का स्क्वायर ही क्या है आपका ये। इसका मतलब इसको फैक्टराइज करके क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x + 3y -4z इंटू में 2x + 3y -4z, यस और नो। ये इसके इक्वल है और ये स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब मुझे पता चल गया ये फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है पूरा। समझ आई बात? Yes, ma'am. तो इसमें मेन चीज क्या है, हर बच्चा कर लेगा। अगर देखो यहाँ प्लस लगा होता ना, इधर प्लस होता और इधर प्लस होता, तो 100% स्टूडेंट्स अगर उन्होंने आइडेंटिटी पढ़ रखी है लगा देते a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c क्या हो जाता है यहाँ पे 2x + 3y और प्लस 4z, ठीक है। बट यहाँ माइनस आ गया ना, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन, मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसके आगे फॉर्मूले में माइनस लगा होगा। देखो अब इससे नेक्स्ट वाला तुम करके दिखाओ उसमें। चलो करो एक बार, फैक्टराइज करो इसको। देखो कौन सी टर्म में माइनस आएगा। पहले तो तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये तो देखो चलो 2x² है, देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। 2x² को क्या लिखोगे, √2x²। y² को y का होल स्क्वायर। 8z² को क्या लिखोगे, 8 √8z²। हाँ √8 को तुम क्या लिख सकते हो 2√2, ठीक है। ये पता है ना सबको, √8 को 2√2 लिख सकते हो। 2 × 2 × 2 होता है 8, तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा और 8 नहीं पड़ा है। अब देखो तुम्हें ये तो पता चल गया कि ए बी सी क्या है, ए है √2x, बी है y और सी है 2√2। बस अब इनके आगे का साइन और पता करना है, वो साइन तुम्हें यहाँ से पता चलेगा इन साइन से। 2√2z², I mean 2√2z²। हाँ क्या, हाँ z आएगा, z लगा लो। Yes, ma'am. अब मेरे को ये बता दो कौन सी वाली टर्म के साथ माइनस लगा के बन रही है बात। Between x। देखो यहाँ क्या है बेसिकली yz ना, yz के आगे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब समझ पा रहे हो, तुमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई की होगी तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ये दो ही केस में हो सकता है, या तो ये दोनों नेगेटिव हो या ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव। इसके अलावा कोई ऐसा केस है जिसमें तुम्हारे सेकंड टर्म में नेगेटिव आ जाए, सॉरी पॉजिटिव आ जाए। अच्छा अगर मान लो दोनों ही पॉजिटिव लेके चल रही हूँ भाई, यहाँ से मैं ये वाला केस लेके चल रही हूँ कि भाई ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब एक बात की गारंटी होगी ए वाले के साथ नेगेटिव आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव रहा होगा। तो देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है क्या चीज, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव है, सेकंड टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, आ जाएगा माइनस का साइन। इधर थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हो तुम, थर्ड टर्म तुमने पॉजिटिव बोल दी, फर्स्ट टर्म तुमने नेगेटिव बोल दी, तो माइनस आ रहा है, तो बन रही है बात, बन रही Yes, है, ma'am. ठीक है। तो एक तो केस क्या हो गया, तुमने क्या कह दिया √2x वाली टर्म नेगेटिव है, ठीक है, और बाकी दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब √2x वाली टर्म नेगेटिव है तो बेसिकली ये ऐसे लिखा जाएगा क्या, ऐसे लिखा जाएगा। Yes, ma'am. अच्छा अगर और कोई केस भी ले सकते हो, मैंने ये वाला लिया है, अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूं, मैं क्या कह रही हूँ सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों नेगेटिव है, तो मुझे फर्स्ट टर्म क्या लेनी पड़ेगी कि मेरा इधर भी माइनस आए और इधर भी क्या आए, माइनस, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, Yes, ma'am. पॉजिटिव लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम देखो ये वाली टर्म कैसे आई है, Like positive and negative. फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई जब करते हो
तो ये फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म आई है तुम्हारी, ये वाली, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म क्या थी तुम्हारी, तुमने माना था √2x इसका होल स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म क्या है y का स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। मैं कह रही हूँ ये वाली टर्म कैसे आती है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ये हो जाएगा √2x इंटू वाई, और एक 2 तुम खुद से लगाते हो, ऐसे ही करते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, वो जो 2 है तुम एक खुद से लगाते हो, a इंटू b, a क्या है फर्स्ट टर्म, b क्या है सेकंड टर्म। मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मैंने ना ये सेकंड वाली टर्म नेगेटिव ले ली और ये थर्ड वाली टर्म नेगेटिव ले ली, ठीक है। तो मुझे ये कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी तो अल्टीमेटली यहाँ नेगेटिव आंसर आएगा। अगर तुमने ये नेगेटिव ले लिया तो माइनस वाई को जब तुम प्लस √2x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो तुम्हारा माइनस √2xy बनेगा। यहाँ पर एक माइनस आएगा और 2 आगे लगा होगा तो -2 √2xy बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये केस भी पॉसिबल है क्या, कि तुम सेकेंड और थर्ड टर्म को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, और फर्स्ट टर्म को क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा उस केस में, फर्स्ट टर्म तो तुमने पॉजिटिव ली है, सेकंड भी नेगेटिव ले ली और थर्ड भी नेगेटिव ले ली, ये ऐसे बन जाएगा। और देखो ये और ये सेम चीज है, सेम चीज कैसे है, थर्ड तुम यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा अंदर, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। अब माइनस का स्क्वायर है तो अल्टीमेटली जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस तो गायब हो जाएगा, तो बनेगा क्या, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और क्या ये दोनों चीज सेम है, ये वाली, यस मैम। ठीक है। तो तुम्हें एक भी स्ट्राइक कर जाए ना तो तुम यहाँ से माइनस कॉमन लेके देख लिया करो, तुम्हें पता चल जाएगा, हम दूसरे वाला केस भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी स्ट्राइक कर जाए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बता रही हूँ कि मान लो तुम्हें दूसरा ऑप्शन देखना होगी और क्या पॉसिबल था, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया करो, ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें दूसरा केस तुम क्या ले सकते हो, ये वाला। क्लियर है, अब अप्लाई कर लोगे इसको। बस इस Yes, क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये पता चल जाए कि माइनस किसके साथ आएगा, अदरवाइज उस क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो बच्चे गलती करते हैं ना इस क्वेश्चन में, अगर कोई करेगा तो वो यही करेगा कि उसको ये नहीं समझ आएगा कि कौन सी टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस। अब मैंने इसमें 2 क्वेश्चन डाला है, इसको घर से सॉल्व करके आना, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो तुम्हें बोल देगा कि बिना मल्टीप्लाई करे तुम बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई प्रॉपर्टी यूज करके। 99 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, 100 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 200। 100 स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1 माइनस 200। तो देखो ये तुमने सीधा मल्टीप्लाई नहीं किया, तुमने कोई आइडेंटिटी यूज करके कर दिया, ठीक है। 995 को तुम क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। इधर भी लगा सकते हो, 100 प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये a प्लस b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, लगा सकते हो। तो क्वेश्चन में लिखेगा कि तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो जब तुम्हें ऐसे काम नहीं करने हैं तो तुम क्या करोगे, इस तरीके से उसको कन्वर्ट करके आइडेंटिटी लगाना, ठीक है। क्लियर है। अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ, ट्राई करके देख लेना। फॉर्मूले लगने हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। यस मैम, श्योर। यहाँ पर देख लेना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इधर कौन सा, यहाँ पे बेसिकली क्यूब वाले फॉर्मूले लगेंगे, तो जो मैंने पहली पीपीटी में लिखा हुआ है ना देख लेना। और एक ये क्वेश्चन है, उसको ट्राई करके आना, बाकी का फिर बेटा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। क्या होगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में? मुकेश बेटा सारा क्लियर है? Yes, ma'am.